हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए हमारे स्पेशल जीके की क्लास चली हुई है। मेरे कुछ लेक्चर पहले आ चुके हैं एंड आई होप आपने उन पर अपनी नज़र डाल दी होगी और अपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और इसके साथ एनजीटी। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उच्च न्यायालय से। ठीक है, तो उच्च न्यायालय, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, क्या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। सबसे पहले कब हुआ? 1862 में 3 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ ब्रिटिश इरा में। ठीक है, वे कौन कौन से हाई कोर्ट थे? नंबर 1 मद्रास हाई कोर्ट, जो कहां पे है? चेन्नई में। दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कहां पे है? मुंबई में। और नंबर 3 पे कोलकाता हाई कोर्ट, जो कहां पे है? कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो 3 हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ? 1862 में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बना के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। ठीक है, फिर आता है लगभग प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में सिर्फ एक है, लेकिन हाई कोर्ट क्या है कि लगभग हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। इसी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय के अधीन लाया जा सकता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके मामलों को भी किसी एक पर्टिकुलर उच्च न्यायालय के अधीन लाया जा सकता है, जिसके बारे में हम आने वाली कुछ टाइम में देखेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, किसके तहत? 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। ठीक है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता था 5 रिट जारी, उसी तरह हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मूल अधिकार उल्लंघन पर। ठीक है, तो उसके तहत 5 रिट जारी कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? 266। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दैट आर्टिकल ऑन योर नोटबुक। ओके, नाउ मूव अहेड। हाई कोर्ट की जजों की संख्या निर्धारित नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या निर्धारित है, परंतु हाई कोर्ट की जजों की संख्या निर्धारित नहीं होती। अतः इसको एक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश के हिसाब से हम समझ सकते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है प्रत्येक हाई कोर्ट में, तथा उसी के साथ अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। इसी के साथ जो जिला के न्यायालय होते हैं, जिनको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, किसके अधीन कार्य करते हैं? हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं, तथा हाई कोर्ट के फैसले जिला न्यायालय पर बाधित होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले जिला न्यायालयों पर बाधित होते हैं। जो जिले न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, पदोन्नति तथा पद से हटाना सब कुछ हाई कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिनको आप याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, अब जानते हैं नियुक्ति पर नजर। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की सलाह पर। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की सलाह पर। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है, सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर यू मस्ट रिमेंबर। कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक या 5 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, 62 वर्ष की उम्र या 5 वर्ष। योग्यता क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष तक किसी जिला न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक जिला न्यायालय के अंदर अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, इसके बाद आती है न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। यह वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जजों को हटाया जाता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी। आप वहां पर जाइए, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो इससे इस तरह से उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जा सकते हैं वो हमने लिख दिए हैं। इसी के साथ साथ जो एक लिस्ट होती है प्रत्येक में उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पे। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित दिल्ली पुलिस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है,
परंतु अगर बड़ा टॉपिक करेंगे तो आपका समय यही व्यर्थ होगा, और इसी क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हम सिर्फ पॉइंट पर नजर डालेंगे जो एग्जाम संबंधी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय को क्या कहते हैं, इसको हम जिला न्यायालय के तौर पर भी जानते हैं। जिला न्यायालय जो प्रत्येक जिले में बनाए जाते हैं। ठीक है, यह जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, पता है किसके अंदर काम करता है, हाई कोर्ट के अधीन कार्य करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाइन के जिला न्यायालय किसके अधीन काम करते हैं, तो हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश दीवानी मामले तथा सत्र न्यायालय फौजदारी मामले देखता है। ठीक है, दो टाइप के मामले होते हैं। दीवानी मामले कौन से होंगे, जिसमें पुलिस रिलेटेड होती है, मतलब पुलिस केस करती है, और फौजदारी मामले होते हैं जिनको वकील लेके जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के मामले होते हैं, फौजदारी मामले सत्र न्यायालय में और दीवानी मामले जिला न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, नियुक्ति, यहाँ के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह पर, हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। अगर पद से हटाना हो तो भी राज्यपाल हटाते हैं हाई कोर्ट की सलाह पर। तो बोथ आर पॉइंट सेम। ठीक है, अब उसके बाद योग्यता, योग्यता कितनी होनी चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो वहां पर जिला न्यायालय के अंदर। ठीक है, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता मींस एडवोकेट। ओके, ठीक है, अब आता है अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय। ठीक है, एक पॉइंट हो गया अधीनस्थ न्यायालय और एक हो गया मुंसिफ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अधीन मुंसिफ न्यायालय आते हैं। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय के अधीन कौन से आ गए, मुंसिफ न्यायालय। ओके, एक होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का आपने नाम सुना होगा काफी न्यूज में। तो इसमें क्या होते हैं, इस सत्र न्यायालय में जो 2 वर्ष से अधिक लंबित केस होते हैं, वैसे केस जिनको 2 वर्ष से अधिक टाइम हो चुका है पेंडिंग में, तो सत्र न्यायालय उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजता है ताकि रिजल्ट जल्दी आए। ठीक है, एक होते हैं लोक अदालत। लोक अदालत का मुख्य काम क्या होता है, यह समझौता करवाती है। मतलब कोई मुद्दा हो गया है 2 पक्षों के बीच, तो उन पक्षों के बीच समझौता करवाने का काम कर दिया लोक अदालत। इसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि ज्यादा केस ऊपर ना पहुंच पाए, यहीं पर समझौते से फैसला हो जाए। ठीक है, एक आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, वह 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है किसी भी व्यक्ति को। और एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वह 3 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी पॉइंट्स फॉर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जिससे रिलेटेड आपके जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं। प्लीज नोटिफाइड इट ऑन द बोर्ड। मैं चाहता हूँ सामने से आप इसको पूरी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कुछ कर लीजिए, लेकिन आपको यह याद होनी चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर नजर डालते हैं। इसको कहते हैं एनजीटी। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित पंचायत। ठीक है, तो इसके बारे में नजर डालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसको आप जिससे समझ सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें समझ सकते हैं कि ये ग्रीन, ग्रीन मतलब हरियाली। तो जो पर्यावरण से रिलेटेड मैटर होते हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, वे कहां जाते हैं, एनजीटी में। एनजीटी उन पर डायरेक्ट एक्शन लेता है विदाउट एनी अपील और विद अपील, दोनों तरीके से एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन पर एक्शन लेता है। ठीक है, हम अखबार न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि पर्यावरण परिघटना के जितने भी मुद्दे हैं वे एनजीटी में जाते रहते हैं। तो हमारे एनजीटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हाल ही में दिल्ली के अंदर अभी क्या है कि एक जंगल काटकर वहां पर कॉलोनी बसाने का प्रोग्राम बनाया गया था। तो वहां पर एनजीटी ने स्टे लगा दिया है कि आप जंगल काटकर वहां पर कॉलोनियां नहीं बना सकते। तो इस तरह के जैसे मुद्दे होंगे वे कहां पे जाएंगे, एनजीटी के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको आप याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है तथा हिंदी में भी आ सकता है। ठीक है, बट मैक्सिमम एग्जाम में इंग्लिश में पूछने की संभावना रहती है। दैट्स व्हाई आई आल्सो रोट डाउन ऑन द बोर्ड इन इंग्लिश। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 2010 में। ठीक है, 2009 में अधिनियम आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से और 2010 में इसकी स्थापना हो गई। तो कब से रन कर रहा है ये, 2010 से एनजीटी रन कर रहा है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ इसकी कुछ बेंच भी है। ठीक है, इसकी कुछ बेंचेस भी हैं। तो बेंचेस पे आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आपको बेंचेस का नाम याद रखना है। तो इसकी एक बेंच कहां पर है,
भोपाल के अंदर, दूसरी बैच पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, तीसरी बैच कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर, और चौथी बैच चेन्नई। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको मुंबई भी कह सकते हैं, ठीक है, बट मुंबई में इसकी बैच नहीं है। इट्स हैज ओनली 4 बैच, 1 भोपाल इज इन मध्य प्रदेश, पुणे इज इन महाराष्ट्र, कोलकाता इज इन पश्चिम बंगाल, एंड इन द लास्ट चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, एग्जाम के अंदर मुंबई और बेंगलोर ऑप्शन भी देखा गया है, ठीक है, तो स्टूडेंट अधिकतर इनमें उलझ जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इन 4 बेंचों को याद रखिएगा, ठीक है, ये 4 बेंच याद होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है, स्पेशली मैं स्पेशल फोकस दे रहा हूं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, इसका कार्य क्या होगा, पर्यावरण नियमों के अपूर्ण पालन पर नुकसान की भरपाई के लिए और कभी कभी इस न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है, कभी भी इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे कि मिल हो गए या कोई फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, या फिर किसी एरिया में खेती को काटकर या फिर जंगलों को काटकर वहां पर कॉलोनी बसाने का प्रोग्राम हो गया, तो डिफरेंट टाइप की योजनाएं सरकार की ओर से भी चल सकती है या किसी प्राइवेट एंटिटी की तरफ से भी उसको चलाया जा सकता है। तो इस तरह की योजनाओं से अगर किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण के अंदर आ गया आपका जंगल हो गए, जल हो गया, ठीक है, उसके साथ भूमि हो गई और वायु हो गई, तो इनमें से किसी भी तरह से कोई भी नियम कानून या कोई भी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो रही है, तो उससे अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो तुरंत एनजीटी अपना एक्शन में आता है और वहां पर निरीक्षण करता है, तथा निरीक्षण के बाद अगर वो पाता है कि पर्यावरण नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो तुरंत से वहां पर वह स्टे लगा सकता है, और इसका स्टे पावरफुल होता है, वो किसी भी कार्य को रोक सकता है, ठीक है, प्रोपिगेट कर सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके इकोलॉजिकल सेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा, हम वहां पर भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी हम बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही दो ऐसे देश हैं जहां पर एनजीटी पाया गया है, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई न्यायालय पाया गया है, ठीक है। तो हमारा भारत कौन सा देश है, तीसरा देश है, ठीक है। तो थर्ड कंट्री वी हैव इन इंडिया व्हिच हैज एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जस्टिस। ओके, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर दी 2 फॉरमोस्ट कंट्री फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। अब बात आती है इसमें जज कौन हो सकता है, ठीक है। तो इसके न्यायाधीश कौन होते हैं, तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायालय ही इसके जज बन सकते हैं। किसी भी हाई कोर्ट का हो गया, उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इसका जज बन सकते हैं, एनजीटी, ठीक है। तो ये एनजीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वे तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसी के साथ साथ कुछ अन्य बातें जो है वे मैंने आपसे डिस्कस की है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आज का हमारा 3 टॉपिक थे, हाई कोर्ट, अधिराज्य न्यायालय और एनजीटी, हमने आज की वीडियो में कवर की है। किसी भी तरीके से एग्जाम रिलेटेड इनसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने रोल पर नोट डाउन करवा दिए हैं, तो आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन सभी क्वेश्चन को या उन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रिव्यू करेंगे, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट हर 12 घंटे चलता रहता है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इसी के साथ साथ जो हम वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं उनका यूज कीजिए और अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। अगर आप 2 मंथ में अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हो सकता है आप दिल्ली पुलिस को निकालकर एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है। आप जितने पीछे हटेंगे तो आप पर प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। तो ये 2 मंथ है, 2 मंथ वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो घर में बैठिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, हमने पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। कुछ वीडियोस हो चुकी हैं, कुछ वीडियोस हो रहेंगी, आपको पूरा सिलेबस टाइम से पहले कवर कर दिया जाएगा, आपके टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। सो प्लीज बी फोकस ऑन योर स्टडी, ऑन योर एग्जाम्स एंड बी प्रिपेयर्ड वेल, सो व्हाई यू कैन गेट एग्जाम सिलेक्शन इजीली। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप
को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपका कोई सुझाव है या किसी भी तरह की बात हमसे कहना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।